झारखंड में एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन की विधायकी को लेकर खतरा जताया जा रहा है और इन दोनों ही पर किसी वक्त भी वो डिसीजन आ सकता है जिसे सुनने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग बेकरार हैं। लेकिन इस बीच प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सोरेन परिवार पर एक बार फिर से घेरेबंदी शुरू कर दी है। खास करके शिबू सोरेन की संपत्ति को लेकर के बीजेपी जो है वो हमलावर है। आपको पता होगा कि तमाम जो ये मामले हैं वो लोकपाल में चल रहे थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के एक निर्देश के बाद फिलहाल इसकी सुनवाई लोकपाल में थोड़े दिनों के लिए रोकी गई है, लेकिन ये मामला अभी भी प्रक्रियाधीन है। आज बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस को तमाम चीज़ों की जानकारी दी और खासकर सोरेन परिवार की आय से अधिक संपत्ति को लेकर के हमला बोला। उस प्रेस वार्ता में हमारे सहयोगी मदन वहां मौजूद थे और क्या कुछ बातें हुई वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पर एक खतरा मंडरा रहा है, उस बीच में शिबू सोरेन परिवार पर घेरेबंदी शुरू हुई है। क्या बीजेपी और आक्रामक हो सकती है इसे लेकर? देखिए, ये सब बहुत स्ट्रेटजी के साथ हो रहा है। अगर आप देखें हाल के दिनों में तो बीजेपी एक तरह से खामोश पड़ी हुई थी, लेकिन देखिए जैसे ही राज्य में जो प्रभारी हैं वो बदले जाते हैं, जो संगठन मंत्री हैं वो बदले जाते हैं, उसके बाद बीजेपी फिर से एक बार आक्रामक होती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकार के जो फैसले हैं हाल के दिनों में वो एक तरह से सरकार को और जेएमएम को माइलेज दे रहा है, इससे उनका जनाधार बढ़ता दिख रहा है। तो दूसरी तरफ अब बीजेपी आक्रामक मूड में आई है और आज देखिए बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय और वो दस्तावेज लेकर आते हैं जो कि 108 संपत्तियों का ब्यौरा वो कह रहे हैं कि सोरेन परिवार का है। जो चुनाव आयोग में ब्यौरा दिया जाता है संपत्ति को लेकर के, उस पर भी सवाल उन्होंने उठाया है कि गुरुजी के अकेले संपत्ति 200 करोड़ से अधिक के हैं, जबकि पूरा सोरेन परिवार ये कहता है कि 200 करोड़ रुपए का संपत्ति हमारे पूरे परिवार का है। तो ऐसे में सवाल जो है खड़े किए हैं बाबूलाल मरांडी ने। इतना तक कहा कि कई गैर संपत्ति मतलब जिसका मालिकाना हक नहीं है, दूसरों के नाम पर अवैध संपत्ति भी इनके हैं जिसका जानकारी उनके पास है। हालांकि वो आज सार्वजनिक नहीं किए, लेकिन वो कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर वो भी हम करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण था कि जब जब सरकार मुसीबत में आती है, यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार जब जब वो मुसीबत में आती है तब तक वो आदिवासी कार्ड खेलना शुरू करती है, आदिवासी हितैषी बताती है, आदिवासी को परेशान करने की बात लोगों के सामने लाती है कि हम एक आदिवासी पिछड़े समाज से मुख्यमंत्री हैं तो हमें बीजेपी के द्वारा परेशान किया जाता है। लेकिन वही आम आदमी जो एक बीजेपी आदिवासी परिवार से है, कहते हैं बीजेपी परेशान कर रहा है जिसे, उसके संपत्ति को आप देखिए कि वो एक राजा से कम नहीं है। और पूरी तरह से आज बीजेपी के जो बाबूलाल विधायक दल के नेता हैं वो सोरेन परिवार को घेरते हुए नजर आए। सभी परिवार के बारी बारी से नाम लेते हुए कहा कि जो लोग चुनाव नहीं लड़े हैं उनके नाम पर भी संपत्ति है, उनका ब्यौरा इनकम टैक्स से निकाला जा सकता है कि वो कितना टैक्स पे करते हैं। दूसरी तरफ सीता सोरेन, बसंत सोरेन, सभी का बारी बारी से नाम लेते हुए वो सवाल उठाए कि ये जो संपत्ति है सोरेन परिवार का, ये राजा है, सत्ता ये सिर्फ जनता की सेवा के नाम पर आते हैं और सिर्फ अपना परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं, परिवार के लिए संपत्ति अर्जित करते हैं। ये क्या माना जाए, ये जो आपने कहा जो हाल में जो डिसीजन हुए उससे कहीं ना कहीं पार्टी का और सरकार का जनाधार बढ़ा है, तो उसको रोकने के लिए या उसके काट के तौर पर इसका इस्तेमाल करना चाहती है बीजेपी की? देखिए आप सोरेन परिवार की असली जो तस्वीर है वो ये है, हम बताते हैं, वो ये कहती है कि हम आदिवासी हैं और हमको कहीं दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। वो एक्चुअल बात नहीं है। बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये देखिए करोड़ों की संपत्ति के मालिक ये हैं और सिर्फ राजनीतिक माइलेज के लिए उन चीजों को उठाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए जो हम एनालिसिस करते हैं, हम ये बीजेपी का ये कहना नहीं है, लेकिन हम जो एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि हाल के दिनों के जो निर्णय हैं, जिस तरह से सरकार पर संकट था और जो ताबड़तोड़ फैसले मुख्यमंत्री ने लिए, उसके बाद लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। और देखिए प्रत्येक दिन कोई ना कोई जो है अपनी मांग को लेकर के मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच रहे हैं और हर दिन मुख्यमंत्री उन सबों से मिल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें बताता है कि जनाधार जो है वो जरूर बढ़ता है और बीजेपी को लग रहा है कि अब अगर हम नहीं रोक पाए तो फिर हाथ से जो है मामला निकल जाएगा। तो एक तरह से स्ट्रेटजी के तहत बाबूलाल ही इतने हमलावर नहीं थे जितना कि आज हुए हैं।
भले ही वो सवाल खड़े करते रहे थे, छोटे मोटे आरोप लगा रहे थे, जो सामयिक घटना थी उस पर वो विरोध जताते थे, लेकिन एक तरह से गुरुजी को केंद्र में रखकर सीधा टारगेट पूरा सोरेन परिवार पर करना, बारी बारी से नाम लेकर के उनके संपत्तियों को बताना, संपत्ति का आकलन करना और फिर उस दस्तावेज को मीडिया में सार्वजनिक करना और मीडिया से आग्रह करना कि आप जनता को बताइए, जनता मालिक होते हैं और उन मालिक को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो सेवक हैं वो किस तरह से हमको बेवकूफ बनाकर राज कर रहे हैं, संपत्ति अपने नाम अर्जित कर रहे हैं। कल एक जेएमएम की तरफ प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें बताया गया कि निशिकांत दुबे और बीजेपी एक जो षड्यंत्र रच रही है सोरेन परिवार को परेशान करने का, उनको बदनाम करने का, लोकपाल की कार्रवाई पर रोक लगा दी। वो कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये उनकी जीत के तौर पर है। क्या उस पर बाबूलाल ने कुछ कहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाबूलाल मरांडी ने यही खड़ा किया था कि लोकपाल से वो अपनी एक तरह से मीडिया के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है कि लोकपाल से उन्हें जो है राहत मिल गई, यानी कि वो बड़ी हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लोकपाल के इस जो निर्णय को प्रचारित किया जा रहा था, बाबूलाल ने साफ तौर पर कहा कि हम उसके अंदर तक गए, पता लगाए कि आखिर क्या हुआ है। तब पता चला कि 108 संपत्ति का ब्यौरा वहां पर इन लोगों ने सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से जमा किया है। तो अब ये बताइए कि ये जो एक तरह से राहत की बात करते हैं वो तो पूरी तरह से गलत बात है। ये सिर्फ लोगों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश हुई है। लोकपाल से फिलहाल इन्हें कोई राहत नहीं मिली है और जो ये अपने परिवारवाद और पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उसके खिलाफ लोकपाल में कार्रवाई होनी तय है। एक तरफ बीजेपी हमलावर है, दूसरी तरफ बीजेपी की एनडीए की जो सहयोगी पार्टी है आसू, वो भी हमलावर है। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने यहाँ तक कह दिया कि जो जेएमएम की जो राजनीति है वो वोट की राजनीति है और नोट की राजनीति है। तो क्या लग रहा है एनडीए ओवरऑल कहीं न कहीं ज्यादा आक्रामक है 2024 से पहले? बिल्कुल, देखिए अब ये लग रहा है कि जो गलती दोनों ने की थी, आजसू और बीजेपी का जो साथ छूटा था, उसका खामियाजा दोनों को फिलहाल भुगतना पड़ा और इसके लिए वो उनको 5 साल तक के लिए सत्ता से बाहर होना पड़ा। तो अब दोनों को समझ में आ चुका है कि आखिर हमें आगे करना क्या है। सरकार पर अगर अभी से हमलावर नहीं होंगे, सरकार की जो वादे हैं उसको अगर हम अभी से प्रचारित नहीं करेंगे तो फिर वक्त जो है अब चुनावी मूड में आना शुरू हो चुका है। यानी कि 3 वर्ष अगर पूरे हो गए तो 2 वर्ष के बाद जो है चुनाव का माहौल तैयार हो जाता है। तो ऐसे में तमाम जो विपक्षी दल है अभी, चाहे वो बीजेपी हो, आजसू हो, वो तमाम ये इस तरह से तैयार हो चुकी है कि कैसे हमें संगठन को मजबूत करने के साथ सरकार को घेरना है, किन वादों को हमें जनता तक ले जाना है कि जिससे कि सरकार की नकारात्मक चीजें जो है वो जनता तक पहुंच सके और उनका रुझान जो है, झुकाव जो है वो उनके तरफ हो सके। ये कोशिशें दोनों पार्टियों की तरफ से जरूर की जा रही है। लेकिन एक खास बात यह भी है कि बीजेपी में संगठन के स्तर पर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। प्रदेश प्रभारी बदले गए हैं, संगठन मंत्री बदले गए हैं, क्षेत्रीय संगठन मंत्री बदले गए हैं। उसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी में वो पुराना तेवर, वो पुराना धार लौटता हुआ नजर आ रहा है और उसकी एक बानगी आज आप देख सकते हैं कि बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर बाबूलाल मरांडी ने सीधे सीधे जो कहीं न कहीं झारखंड की पहचान से जिनका नाम जुड़ा हुआ है, जो जेएमएम के सुप्रीमो है यानी कि शिबू सोरेन पर हमला बोला और उनके माध्यम से पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की कि ये देखिए जो आदिवासी कार्ड खेलते हैं, जो खुद को दबा कुचला बताते हैं, उनकी वास्तविक स्थिति ये है, उनकी करोड़ों की संपत्ति है, बेहिसाब संपत्ति है, अकुश संपत्ति है, लिहाजा ये सिर्फ चुनावी माइलेज लेने के लिए, चुनावी फायदा लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। वास्तविकता से कोई इनका सरोकार नहीं है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।